अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक और बजटिंग का सवाल है और इसमें हमें मेनली कैश बजट को डिस्कस करना है, ठीक है। और ये हमारा नवंबर 2011 पेपर नंबर 42 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। इस सवाल को मैं रीड करता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है एडा कैम्पेलिना रन्स अ बिजनेस विच रिटेल्स हाई क्वालिटी क्लोथिंग. इट इज़ पर्टिकुलरली बिजी ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन. जब फेस्टिवल होता है तब इसका बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा चलता है. द बजटेड सेल्स एंड परचेजेस फिगर्स फॉर सितंबर 2012 टू जनवरी 2013 आर एज फॉलोज. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी सेल्स के यूनिट्स हैं, परचेजेस के यूनिट्स हैं. एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है. एडिशनल इंफॉर्मेशन में पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट बोलता है 50% ऑफ सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड फॉर बाय कैश एंड दीज कस्टमर्स विल रिसीव अ 6% डिस्काउंट. जितनी भी सेल्स है 50% सेल्स जो है वो कैश पर है और इन लोगों को मैं 6% डिस्काउंट देता हूँ, ठीक है. अच्छा, मैं सवाल की ज़रा रिक्वायरमेंट देख लूँ पहले. जो हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट है ना, पहली वाली, वो है प्रिपेयर अ कैश बजट इन कॉलमिनर फॉर्मेट फॉर द 3 months कमेंसिंग विद नवंबर 2012. यानी कि हमें कैश बजट बनाना है. कैश बजट एक तरह से हमारा जो बैंक का या कैश का टी अकाउंट होता है वही होता है. यानी कि एक जगह हमें दिखाना होता है कि हम कितने पैसे रिसीव करेंगे, उसमें से हम माइनस कर देते हैं जितने पैसे हम पे करेंगे, और इस तरह से एक कैश बजट चल रहा होता है. अब मैं पूरा सवाल पढ़ने के बजाय एक एक पॉइंट जो है ना उसका कैश बजट बनाता रहता हूँ. देखो, हमें 3 महीने का कैश बजट बनाना है. मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ कैश बजट. मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ कैश बजट, ठीक है. और हमें जो कैश बजट बनाना है ना वो बनाना है फॉर नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, ठीक है ना. नवंबर, दिसंबर और जनवरी का कैश बजट में सबसे पहले आप एक हेडिंग डालते हो रिसिप्ट्स, और रिसिप्ट्स में आप जितना भी आपको पैसा मिल रहा होता है ना उसके बारे में लिख देते हो. अब फॉर एग्जांपल कुछ पैसा आपको मिल रहा है आपकी कैश सेल्स से. कैसे? जो अभी हमने चीज़ पढ़ी थी उसे कहा था 50% ऑफ सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड फॉर बाय कैश एंड दीज कस्टमर्स विल रिसीव अ 6% डिस्काउंट. जितनी भी सेल्स है 50% जो है वो कैश पे है और इनको मैं 6% डिस्काउंट देता हूँ. तो जो कैश सेल्स से मेरे पास पैसा आया होगा वो कैलकुलेट कैसे होगा? फॉर एग्जांपल अगर मैं नवंबर की बात करता हूँ तो नवंबर की सेल्स है 3,10,000. नवंबर की जो सेल्स है वो है 310,000. सबसे पहले तो मैं 310,000 का 50% लूँगा तो मेरे पास कैश सेल्स आ जाएगी विच इज़ 155,000. और फिर मैं इस 155,000 का 94% लूँगा बिकॉज मैं 6% का डिस्काउंट दे रहा हूँ. तो रिसीव 94% करूँगा और ये बनेगा 145,700. 145,700. इसी तरह से दिसंबर की बात करते हैं. दिसंबर की जो टोटल सेल्स है वो 425,000 है. इसका 50% कैश सेल्स है तो 425,000 का 50% दिया 212,500 बना. और इस 212,500 का 94% हम ले लेंगे क्योंकि 6% क्या है? डिस्काउंट है. तो 94% जो है वो 199,750 है. ये पैसे हमें दिसंबर में मिलेंगे. ठीक है.
इसी तरह से जनवरी की बात करते हैं। जनवरी की सेल्स 195,000 है। हम सबसे पहले तो 195,000 का 50% लेंगे जो कि 97,500 बनेगा, और फिर उसका 94% ले लेंगे 6% डिस्काउंट के बाद, तो वो 91,650 बनेगा। 91,650 बनेगा। ठीक है, तो यह हमारी कैश सेल्स हो गई। इसके बाद आगे सवाल में लिखा हुआ है 50% ऑफ द रिमेनिंग सेल्स, जो बचा हुआ बाकी 50% है, आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड इन दी फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग यानी कि अगला, एंड दीज कस्टमर्स विल रिसीव अ 3% डिस्काउंट, और इन कस्टमर्स को मैं 3% डिस्काउंट दूंगा। द रिमाइंडर विल पे 2 months आफ्टर द सेल। अब जरा इसको समझना। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मंथ नंबर 1 है किसी बिजनेस का, उस बिजनेस का मंथ नंबर 2 है, उस बिजनेस का मंथ नंबर 3 है। मंथ नंबर 1 में एक बिजनेस है 100 रुपए की सेल्स करी, और आपको जो है ना इसका कैश बजट बनाना है मंथ 1, 2 और 3 का। इस बिजनेस को मैं एज एन एग्जाम्पल ले रहा हूं, और मैं इस बिजनेस पर ये पॉइंट नंबर 1 अप्लाई कर रहा हूं। सबसे पहली चीज, अगर तो इस बिजनेस ने मंथ नंबर 1 में 100 की सेल्स करी है, तो सवाल के हिसाब से 50% ऑफ सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड फॉर बाय कैश, एंड दीज कस्टमर्स विल रिसीव अ 6% डिस्काउंट। यानी कि जब मैं कैश बजट बनाऊंगा तो मैं बोलूंगा मैंने 100 रुपए की चीज़ें मंथ नंबर 1 में बेची हैं, उसका 50% 50 बनता है, और मुझे इनको 6% डिस्काउंट देना है, यानी कि इसका 94% 47 बनता है। 47 मुझे मिल जाएंगे मंथ 1 में, ये जो मुझे कैश मिलेगा इस एग्जाम्पल के हिसाब से। समझ रहे हो? अगर आपने मंथ नंबर 1 में 100 की सेल्स करी है, उसका 50% 50 बनता है और उसका 94% 47 बनता है, ये वो पैसा होगा जो आपको मंथ नंबर 1 में ही मिल जाएगा। उसके बाद सवाल जो बात कह रहा है वो जरा गौर से समझना। 50% किस चीज का 50%? क्या टोटल सेल्स का 50%, यानी कि 100 का 50%? नहीं, 50% ऑफ द रिमेनिंग सेल्स, रिमेनिंग सेल्स का 50% are expected to be paid in the following month, and these customers will receive a 3% discount. देखो, अगर किसी बिजनेस ने मंथ नंबर 1 में 100 रुपए की सेल्स करी है, इसका 50% तो क्या हो गया सर? कैश सेल्स हो गई, और उस पर 6% जब डिस्काउंट दिया तो 47 हो गया, और इस 100 का बकाया कितना बच गया? जब 50% कैश सेल्स है तो बाकी 50% क्या होगी? क्रेडिट सेल्स होगी। बाकी 50% क्या होगी? क्रेडिट सेल्स होगी। 50 कैश सेल्स होगी, 50 क्रेडिट सेल्स होगी। अब वो इसका भी 50% ले रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है 50% ऑफ द रिमेनिंग सेल्स, और ऊपर किसकी बात कर रहा था? कैश सेल्स की। यानी कि वो बोलते हैं ये जो 100 है ना, इसका 50% तो कैश सेल्स है, बाकी कितना बच गया? 50%। इसका भी 50%, 50% ऑफ द रिमेनिंग सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड इन द फॉलोइंग मंथ, एंड दीज कस्टमर्स विल रिसीव अ 3% कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले मैंने 100 का 50% लिया ताकि मुझे रिमेनिंग सेल्स पता चल जाए, कैश सेल्स के अलावा कितनी सेल्स है ये पता चल जाए। फिर उसका 50% लिया तो 25 आया, और उनको जब 3% डिस्काउंट देना है तो उसका 97% लिया तो 24.25 आया। ये मुझे मंथ नंबर 2 में मिलेगा। और फिर आखिर में एक और बात लिखी हुई है, द रिमाइंडर विल पे 2 months आफ्टर द सेल्स। जो बच गया है वो सेल्स के 2 महीने बाद मिलेगा। अब सर ये कैसे ढूंढेंगे?
देखो अगर आपने मंथ नंबर 1 में 100 की सेल्स करी है तो उसका 50% तो कैश हो गया और उसको मैंने 6% डिस्काउंट दिया, 47 बन गया। बाकी 50% भी 50 बनता है, उसका 50% मंथ 2 में मिल गया जिसको मैंने 3% डिस्काउंट दिया, और फिर भी 50% बच जाएगा, यानी कि 25 वो यहां मिलेगा। अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स वर्किंग है, लेकिन चलो इसको यहां पर हम करते हैं, अभी फिक्र नहीं करो, हम वापस से इस स्पेसिफिक सवाल पर अप्लाई करते हैं। कैश सेल्स तो हमने लिख ली, इसके बाद हमारे पास क्रेडिट सेल से जो रिसिप्ट्स आ रही हैं वो 1 मंथ वाली भी हैं और वो 2 मंथ वाली भी हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम सितंबर से स्टार्ट करते हैं। देखो सितंबर में आपने 215000 की सेल्स करी, इसका 50% कैश सेल्स है वो सितंबर में ही मिल गया होगा, इसका 50% कैश सेल्स है वो सितंबर में ही मिल गया होगा। बाकी 50% क्रेडिट सेल्स है वो कितना आता है, बाकी 50% क्रेडिट सेल्स है वो कितना आता है, 215000 इंटू 0.5, 107500। इस क्रेडिट सेल्स का 50%, क्योंकि इससे लिखा था 50% ऑफ द रिमेनिंग, तो कैश के अलावा क्या बचता है, क्रेडिट सेल्स। इसका 50% कब मिलेगा, 1 महीने बाद, और मैं इनको 3% डिस्काउंट दूंगा, तो 107500 इंटू 0.5 इंटू 97 इज 52137.5, 52137.5 मिलेगा अक्टूबर में। और 107500 का बाकी 50% मिलेगा मुझे नवंबर में, बाकी 50% जो है वो बनता है 53750, 53750। देखो ये जो 107500 था ना, इसके भी 2 हिस्से हुए, इसका 50% और उस 50% का 97% बिकॉज 3% डिस्काउंट है, और इसका बाकी 50% जो कि विदाउट डिस्काउंट है, जो कि 2 महीने बाद मिल रहा है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द रिमाइंडर विल पे 2 months आफ्टर द सेल। तो ज़रा अच्छे से इस पॉइंट को बार बार रीड करो, बार बार वीडियो को यहीं तक दोबारा से देखो, ठीक है। ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स बात इसने बनाई है कि जितनी सेल्स करता हूँ उसका 50% कैश सेल्स है, बाकी जो बच जाता है वो ऑब्वियसली क्रेडिट सेल्स है, उसका 50% अगले महीने मिलता है, जिनको मैं 3% डिस्काउंट देता हूँ, और जो बच जाता है वो 2 महीने बाद मिलता है। तो अब नवंबर के लिए क्या करेंगे, नवंबर के लिए सितंबर में जो सेल्स हुई थी नवंबर में, उसका 53750 मुझे मिलेगा, तो वो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अक्टूबर की सेल्स पर आते हैं। अगेन जो हमारी अक्टूबर की सेल्स होगी, उस अक्टूबर की सेल्स का 50% क्या होगा, कैश सेल्स, तो 225000 इंटू 0.5 इज 112500, और इसको मैंने 6% डिस्काउंट दिया होगा, 94% पैसा मेरे पास आया होगा अक्टूबर में ही। बाकी 50% क्या होता है, 112500, इसका 50% मुझे नवंबर में मिला होगा, 112500 इंटू 0.5 इज 56250, और ये जो कस्टमर्स होते हैं जो मुझे 1 महीने बाद पैसे देते हैं उनको 3% डिस्काउंट मिलता है, तो उसी का 97% विच इज 54562.5, तो हम 54563 कर लेते हैं। और इसका बाकी 50% मुझे दिसंबर में मिलेगा, बाकी 50% यानी कि 112500 इंटू 0.5 यानी कि 56250। तो अब ये लिख लेते हैं हम, अक्टूबर की जो सेल्स है उसमें से हमें 54563 1 महीने बाद मिल रहा है, 54563 1 महीने बाद मिल रहा है, और 56250
250 2 महीने बाद मिल रहा। ठीक है, इसी तरह से अब हम नवंबर पर आते हैं। नवंबर की 3,10,000 की सेल्स है, उसका 50% कैश सेल्स है विच इज 155,000। और इसका 94% मुझे नवंबर में ही मिला होगा जो कि 145,700 है, जो कि मैंने लिख भी दिया। बाकी जो 50% है यानी कि 155,000, इसका 50%, 155,000 का 50% यानी कि 77,500 वो हमें दिसंबर में मिलेगा, और वो मिलेगा हमें 3% डिस्काउंट के बाद, यानी कि इसका 97% लेते हैं 75,175। 75,175 ये मुझे दिसंबर में मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 75,175, और इसका बाकी 50% मुझे जनवरी में मिलेगा 155,000 इंटू 0.5 यानी कि 77,500। इसी तरह से दिसंबर की बात करेंगे। दिसंबर में जो सेल्स हुई है इसका 50% तो दिसंबर में ही मिला होगा, 425,000 इंटू 0.5 212500, और इसका हम 94% लेंगे। ठीक है, वो मैं अकाउंट फॉर कर चुका हूँ। बाकी जो 50% होगा उसका 50% मुझे जनवरी में मिला होगा 212500 इंटू 0.5, और उनको मैंने 3% डिस्काउंट दिया होगा तो इंटू 0.97, ये बनता है 103,063 103,063 एंड बाकी फैब में मिला होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पॉइंट नंबर 1 को अकाउंट फॉर कर रहे हो, यानी कि सारी रिसिप्ट्स लिख रहे हो। ठीक है, अच्छा इसके बाद फिर और आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर अब बढ़ते हैं सवाल में। फाइनली एक पॉइंट हमने सॉल्व किया। ठीक है, अच्छा जी, अब अगले पॉइंट पर आते हैं। अगले पॉइंट में लिखा हुआ है 30% ऑफ परचेजेस आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड। अच्छा, ये परचेजेस की या पेमेंट की बात कर रहा है। उसके बाद अगली बात भी इन्वेंट्री की है, फिर जनरल एक्सपेंसेस है, फिर डेप्रिसिएशन है, फिर न्यू स्टोरेज सिस्टम है, फिर ड्राइंग्स हैं, बैंक बैलेंस है। इसका मतलब ये हो गया कि रिसिप्ट सिर्फ इतनी ही है। सर और कोई रिसिप्ट हो सकती हैं? कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स के अलावा और क्या रिसिप्ट हो सकती है सर? कभी कभार सवाल में ये लिखा हुआ होगा कि आपने कोई एसेट बेचा है, उससे पैसा आया होगा। कभी कभार सवाल में लिखा हुआ होगा आपने नए शेयर्स इशू किए, उससे पैसा आया होगा। लेकिन बहरहाल इस सवाल में मैंने गो थ्रू कर लिया है। आप लोग कुछ सवाल करोगे तो आप लोगों को की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। इस सवाल में रिसिप्ट्स इतनी ही हैं। तो हम एक काम करते हैं ना, आगे बढ़ने से पहले हम टोटल रिसिप्ट्स भी लिख लेते हैं। टोटल रिसिप्ट्स तो ये बनेगा 145,700 प्लस 54563 प्लस 53750, ये बन गया 254013 254013। अच्छा, अगला होगा 199,750 प्लस 75175 प्लस 56250, यानी कि 331175 331175। और उससे अगला होगा 9162,650 प्लस 103063 प्लस 77500, यानी कि 272213 272213। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर पेमेंट्स की हेडिंग डलेगी, यानी कि अब हम ये लिखेंगे कि हमने कितनी पेमेंट्स करी। अभी तक तो हमने क्या किया है, रिसिप्ट्स लिख दी है सारी। अब हम पेमेंट्स पर आते हैं। पेमेंट्स में परचेजेस से रिलेवेंट कुछ बातें हैं, उसको अकाउंट फॉर करते हैं। 30% of purchases are expected to be paid for in the month of purchase and will receive
अ 4% डिस्काउंट। जितनी भी परचेजेस हैं उसमें से 30% परचेजेस कैश परचेजेस हैं और मैं उसी वक्त पैसे देता हूँ और मुझे 4% डिस्काउंट मिलता है। यानी कि मैं यहाँ पे लिखूँगा कैश परचेजेस और फॉर एग्जाम्पल नवंबर की बात करें तो 245,000 मल्टीप्लाइड बाई 30% मल्टीप्लाइड बाई 0.96, 4% का डिस्काउंट है तो 96% मुझे पे करना है। 70560 70560। इसी तरह से दिसंबर की बात करते हैं। 135,000 इंटू 0.3 30% लिया 40500 बना इंटू 0.96 4% डिस्काउंट है तो 38880 38880। इसी तरह से जनवरी 135,000 इंटू 0.3 इंटू 96% यानी कि 38880 वापस से, ठीक है ना, 38880। अच्छा, इसके बाद लिखता है 40% ऑफ परचेजेस are expected to be paid for in the month after purchase and will receive a 2% discount। अब यहाँ पर वो ये नहीं लिखता 40% ऑफ रिमेनिंग परचेजेस, जिस तरह से यहाँ पर लिखता था 50% ऑफ द रिमेनिंग सेल्स, बल्कि यहाँ पे सीधा सीधा लिखता है 40% ऑफ परचेजेस। 40% ऑफ परचेजेस, परचेजेस का 40% आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड फॉर इन द मंथ आफ्टर परचेज एंड विल रिसीव अ 2% डिस्काउंट। तो आपने सीधा सीधा क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर की बात करते हैं, ठीक है ना, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 मंथ और यहाँ पे लिख देता हूँ 2 मंथ। तो अक्टूबर की जो परचेजेस है 190,000, इसका 40% एक महीने बाद में पे करूंगा और उस पर 2% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 98% मुझे पे करना होगा। 74480, तो यहां पर आएगा 74480। इसी तरह से 245,000 है नवंबर का, इसका 40% इंटू 98% दिसंबर में पे होगा 96040। इसी तरह से दिसंबर का 135,000, इसका 0.4 इंटू 0.98 जनवरी में पे होगा 52920। अच्छा, अब 2 मंथ्स वाली क्या चीज़ है भाई, उससे लिखा है द रिमाइंडर आर पेड फॉर 2 मंथ्स आफ्टर परचेज। तो जब 30% यहाँ पर हो गया, 40% यहाँ पर हो गया, यानी कि 70 हो गया, बचा कितना, 30% बचा। तो सीधा सीधा आप क्या करोगे, नवंबर में 245,000 है, उसका 30% यानी कि 70 जो हमारा सितंबर है, सितंबर का 175,000 है, उसका 30% लिया, वो 2 महीने बाद पे होगा, यानी कि 52500 नवंबर में जाएगा। इसी तरह से अक्टूबर का 190,000 जो है, इसका 30% दिसंबर में जाएगा 2 महीने बाद, विच इज 57,000। इसी तरह से नवंबर का 245,000 है, इसका 30% जो है वो जनवरी में जाएगा 73,500। ठीक है, तो ये हमने परचेसेस वाला पॉइंट भी अकाउंट फॉर कर लिया। और आगे बढ़ते हैं। आगे बोलते हैं इन्वेंट्रीज हेल्ड ऑन 1st of November आर बजटेड एट 180,000। इन्वेंट्रीज हेल्ड ऑन 31st जनवरी आर बजटेड एट 129,000। इन्वेंट्री के बारे में वैल्यू बता रहे, कोई पेमेंट, कोई रिसिप्ट वगैरह की डिटेल नहीं है। 4 में लिखता है टोटल जनरल एक्सपेंसेस आर बजटेड एट 18,000 इन November 2012 विद इन एक्सपेक्टेड 10% राइज इन December
and a 15% reduction on the December's total value in January. All general expenses are expected to be paid in full in the month in which they occur. तो जनरल एक्सपेंसेस की पेमेंट होती है कुछ, और जनरल एक्सपेंसेस की पेमेंट सेम महीने में हो जाती है, और बोलते हैं नवंबर के जनरल एक्सपेंसेस जो है ना वो 18,000 होंगे, वो लिख दिए। फिर ये कहता है कि जो दिसंबर के होंगे वो इससे 10% ज़्यादा होंगे, तो 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 यानी कि 19,800 की पेमेंट होगी दिसंबर में। फिर वो ये कहता है कि जनवरी में 15% कम पेमेंट होगी, यानी कि जो 19,800 है जो दिसंबर की वैल्यू है 15% उसको कम करना हो तो उसका 85% ले लो, विच इज़ 16,830। ठीक है, ये पॉइंट भी अकाउंट फॉर हो गया, सिंपल सा था। द डेप्रिसिएशन ऑन द नॉन करेंट एसेट्स एक्वायर्ड बिफोर नवंबर 2012 विल बी 1750 पर मंथ। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन की कोई पेमेंट तो नहीं होती ना। और उसके बाद फिर है ऑन 1 नवंबर 2012 एडा विल एक्वायर अ न्यू स्टोरेज सिस्टम एट अ कॉस्ट ऑफ 24,000। मैंने 24,000 का एक नया सिस्टम एक्वायर किया एंड विल पे 50% ऑफ द कॉस्ट इमीडिएटली, और 50% नवंबर में ही पे हो जाएगा। तो 24,000 का 50% न्यू सिस्टम के लिए, स्टोरेज सिस्टम के लिए 12,000 इसने नवंबर में पे किए, वो यहाँ पे लिख देते हैं। द रिमाइंडर विल बी पेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ओवर द फॉलोइंग 12 मंथ्स। जो बच जाएगा 24,000 का 50% उसी वक्त पे कर दिया, बाकी 50% बच गया यानी कि 12,000, वो 12 किस्तों में पे किया जाएगा। तो डिवाइडेड बाई 12 किया, एक महीने की किस्त 1,000 रुपये आती है, तो 1,000 रुपये मैंने दिसंबर में पे किया होगा, 1,000 जनवरी में पे किया होगा, फैब मार्च अप्रैल में भी 1,000 पे किया होगा, लेकिन हमें 3 महीनों का बजट बनाना है। ये पॉइंट भी अकाउंट फॉर हो गया। दिस न्यू नॉन करेंट एसेट विल बी डेप्रिसिएटेड एट 10% पर एनम ऑन अ मंथली बेसिस, ये एक अलग बात है। फिर लिखता है एडा विल मेक ड्राइंग्स ऑफ 3,000 एवरी मंथ एक्सेप्ट फॉर दिसंबर 2012। इन दिस मंथ शी एक्सपेक्ट्स टू ड्रॉ 1.5% ऑफ द मंथ्स एक्सपेक्टेड सेल्स। जो ओनर है वो हर महीने ड्राइंग करेगा, और ड्राइंग जो है वो 3,000 की होगी सिवाय दिसंबर के, जिसमें ड्राइंग्स जो होंगी वो सेल्स का 1.5% होंगी। तो हम ड्राइंग्स लिख देते हैं। ड्राइंग्स के लिए आते हैं भाई, ड्राइंग्स नवंबर में 3,000 की होगी, जनवरी में भी 3,000 की होगी, बस दिसंबर में डिफरेंट होगी। दिसंबर में जो होगी वो सेल्स का 1.5% होगी। सेल्स है दिसंबर की 425,000 और उसका 1.5% ड्राइंग्स होंगी अगर, तो 6,375 की ड्राइंग्स बनती हैं, 6,375। ठीक है, ये पॉइंट भी अकाउंट फॉर हो गया। द बैंक बैलेंस एट 1 नवंबर इज एक्सपेक्टेड टू बी 34,850। इसका क्या करना है ये देखते हैं। तो अब हम सारी पेमेंट्स का पहले तो टोटल कर लेते हैं, सारी पेमेंट्स का मंथली हम टोटल कर लेते हैं। ये देख लेते हैं कि भाई हमारी टोटल पेमेंट्स कितनी है। ठीक है ना, 70560 प्लस 74480 प्लस 52500 प्लस 18,000 प्लस 12,000 प्लस 3,000, ये हमारा बन जाता है 230,540, 230,540। फिर 38880 प्लस 96040 प्लस 5700 प्लस 19800 प्लस 1000 प्लस 6375, ये बनता है 219095, 219095। उसके बाद 3880 52920 73500 16830 1000 और 3000, ये बनता है 186,130। ठीक है, उसके बाद ये टोटल पेमेंट्स हमारे पास आ गई। टोटल पेमेंट्स, अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है कि हम नेट रिसिप्ट्स या पेमेंट्स ढूंढें। नेट रिसिप्ट्स या पेमेंट्स। नेट रिसिप्ट्स का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल अगर हम नवंबर की बात करते हैं तो नवंबर में हमारे पास 254,013 की टोटल रिसिप्ट्स हैं, लेस 230,540 की टोटल पेमेंट्स है, तो 23473 हमारे पास बच गया। 23473 हमारे पास बच गया। इसी तरह से दिसंबर में 33,1175 की रिसिप्ट्स हैं, 219,095 की पेमेंट्स है, तो 1120,80 नेट हमारे पास बच गया। जनवरी में 272213 की रिसिप्ट्स है, 186,130 की पेमेंट्स है, नेट हमारे पास 86083 बच गया, 86083 बच गया। अच्छा, जो
रिसिप्ट्स हैं उसमें क्या करेंगे, बैंक बैलेंस एट स्टार्ट और बैंक बैलेंस एट एंड, ये दो चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं नवंबर की बात करूं तो नवंबर के स्टार्ट का बैंक बैलेंस था 34850, तो मैंने यहाँ पे लिखा 34850, इतना पैसा हमारे पास महीने के स्टार्ट में था, प्लस 23473 ये नया पैसा हमें मिला बिकॉज इसमें से पेमेंट्स माइनस हुई हैं, जो पैसा रिसीव हुआ लेस जो पेमेंट्स हुई, तो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस नवंबर का होना चाहिए बैंक अकाउंट में वो होना चाहिए 58323। जो क्लोजिंग होगा नवंबर का वो दिसंबर का ओपनिंग होगा, तो यहाँ पर 58323 आ गया। फिर दिसंबर में हमें 112080 टोटल पैसा मिला, तो ये बन जाता है 170403, ठीक है ना। ये बैलेंस एट एंड है, ये बैलेंस एट एंड यहाँ का बैंक बैलेंस एट स्टार्ट होगा 170403, और इसमें हम 86083 को ऐड करेंगे अगर, तो टोटल बनता है 256486, ठीक है जनाब। तो इस तरह से ये सारी वर्किंग्स होंगी, रिसिप्ट्स, पेमेंट्स, बैलेंस, सारी चीज़ें हमने कर दी, और ये हमारा पार्ट ए सॉल्व है, प्रिपेयर अ कैश बजट इन कॉलमिनर फॉर्मेट फॉर द 3 months कमेंसिंग विद नवंबर 2012। इसको आप अच्छे से देख लें, और पार्ट 2 ऑफ दिस सीरीज़ ऑफ वीडियो लेक्चर में मैं पार्ट बी को सॉल्व करूँगा, जिसमें हमें बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनाना है, तो उसको अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं। बहुत शुक्रिया।